हेलो बच्चों, तो अभी मैं लाइव आ चुका हूँ मिस्टर फिजिक्स के चैनल पे। आज हम लोग एक नया लेक्चर देखेंगे, कोलिजन का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले हम लोग लेक्चर नंबर 1 कर चुके हैं। तो बुक और पेन के साथ बैठिए और जो भी मैं आपको इम्पोर्टेंट नोट लिखवाऊंगा वो आप अपनी नोटबुक में क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो चलिए आज हम एक नया लेक्चर आगाज करने जा रहे हैं जिस लेक्चर का नाम है कोलिजन, और ये क्लास 11th का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है बाबू, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो एक बार जोश के साथ तैयार हो जाइए, एक नया और बहुत मज़ेदार टॉपिक आज बताने जा रहे हैं, वो है हमारा कोलिजन। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कोलिजन। इससे पहले मैं आपको अगर पिछले लेक्चर में देखें तो हमने आपको बताया था इलास्टिक कोलिजन, उसके बाद हमने बताया आपको इन इलास्टिक कोलिजन। कोलिजन में मैंने आपको इलास्टिक कोलिजन में ये बताया था कि कोई भी कोलिजन हो, हर एक कोलिजन में मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। और इलास्टिक कोलिजन में हमने ये बताया था कि इलास्टिक कोलिजन के दौरान मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, मोमेंटम के साथ साथ उसकी टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, और उस दौरान दोनों बॉडी के द्वारा जो फोर्सेज लगेंगे वो भी कैसे रहेंगे, कंजर्वेटिव रहेंगे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं कोलिजन। इसमें हम लोग देखेंगे आज का बेसिकली लेक्चर हमारा क्या है। इसमें हम लोग आज देखेंगे इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। मतलब हमारा कोलिजन जो है एक डायमेंशन में होगा, या तो वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो सकता है, या वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो सकता है, या फिर जेड एक्सिस के अलॉन्ग हो सकता है। यानी हमारा कोलिजन जो है केवल किसी न किसी एक डायमेंशन के अलॉन्ग होगा। और कोलिजन कैसा होगा, इलास्टिक कोलिजन होगा। कैसा होगा बच्चों, इलास्टिक कोलिजन। तो आप लोग को ये तो पता है ना कि इलास्टिक कोलिजन के दौरान बॉडी का मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो जब भी हम कोलिजन कराएंगे तो ये ध्यान देखेंगे कि बॉडी का क्या कंजर्व हो रहा है और कौन सा कोलिजन है। तो हम पढ़ेंगे इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन में बॉडी का मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, और मोमेंटम के साथ साथ बॉडी का काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहता है। तो चलते हम वन डायमेंशन में बॉडी का कोलिजन कराते हैं। तो ध्यान से देखिए, जैसे ये हमारे पास ये एक बॉडी है, इस बॉडी का मास मान लेते हैं m1, और एक बॉडी यहाँ पे है, इस बॉडी का मास मान लेते हैं m2। इसे u1 वेलोसिटी से चल रही है, और इस बॉडी का वेलोसिटी कितना है, u2 है। ये हमारा जो है ये बिफोर कोलिजन है, मतलब ये कोलिजन से पहले है। अब ये दोनों बॉडी क्या कर जाती हैं, इस पॉइंट पे आके कोलाइड कर जाती हैं। ऐसे क्या कर जाती हैं, कोलाइड कर जाती हैं, ये m1 और ये m2। ठीक है, ये प्रोसेस जो है आपका ड्यूरिंग कोलिजन है, कोलिजन के दौरान, ड्यूरिंग कोलिजन। ठीक है, अब ये कोलिजन कब करेंगी, जब u1 की सॉरी जो मास m1 है उसकी वेलोसिटी u1 ग्रेटर होगी किससे, u2 से। यदि u1 जो है ये u1 अगर ग्रेटर है u2 से, तभी ये बॉडी इसके साथ कोलाइड करेगी, अदरवाइज ये कोलाइड नहीं करेगी। अगर मास m1 की स्पीड ज़्यादा नहीं रहेगी u2 से, तो क्या ये कोलाइड होगा ना। तो कोलिजन के लिए u1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, u2 से बड़ी होनी चाहिए। अब यहाँ देखते हैं, ये कोलिजन के दौरान है, और ये है हमारा m1 और ये है हमारा m2। तो ये जो है v1 स्पीड से चलता है, और ये हमारा जो है v2 स्पीड से। ये है आफ्टर कोलिजन, ये है फिगर आफ्टर कोलिजन।
हमने 3 फिगर बनाया। ये कोलिजन से पहले इस कंडीशन में था, मास m1 और मास m2। इस मास की वेलोसिटी थी u1 और इस मास की वेलोसिटी है u2। कोलिजन के दौरान दोनों मासेस आपस में कोलाइड कर जाते हैं। इसकी वेलोसिटी u1 जो है ग्रेटर थी u2 से। कोलिजन के बाद दोनों मासेस की वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। इसका हो गया v1 और इसका हो गया v2। ये है हमारा कोलिजन के बाद वाला। ठीक है बाबू, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस फिगर को आप लोग अपने कॉपी में, नोटबुक में नोट करिए, भी स्क्रीनशॉट लेके अभी नोट करिए इसको, फिर मैं आगे बताता हूँ। नोट कर लीजिए सभी लोग, नोट करिए। ठीक है बच्चों, देखिए अभी हमने वीडियो को क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। फिर से हम क्या करते हैं, अब ये वाला जो फिगर है थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं और कुछ मैं समझाता हूँ। फिगर इरेज कर दें, ओके, यहाँ से फिगर इरेज करते हैं। ठीक है, मैं फिगर बना बना के आपको समझाते जाऊंगा और कंसेप्ट देते जाएंगे। ठीक है, ओके, ध्यान से समझिए। अब ये जब दोनों बॉडी कोलाइड कर गई, यानी दोनों में कोलिजन हो गया, हमने देखा अभी फिगर में। कोलिजन के बाद क्या होता है, पहला केस क्या आता है, मोमेंटम इज कंजर्व। मोमेंटम इज कंजर्व। इलास्टिक कोलिजन है तो कोई भी कोलिजन हो उस बॉडी का मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो मोमेंटम कंजर्व का मतलब क्या हो गया, आपको पढ़े होंगे कंजर्वेशन मोमेंटम m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये होता है फार्मूला कोलिजन के बाद। m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। आप लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़े होंगे 9th क्लास में। अब हम क्या करते हैं, देखिए m1u1 है और यहाँ भी m1v1, इसको इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, m1v1 इज इक्वल टू, इधर क्या बच गया, m2v2। ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा m2u1 m2u2 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, m1 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा हमारा u1 माइनस v1, और यहाँ हमारा हो जाएगा m2, यहाँ से कॉमन लेंगे तो हो जाएगा v2 माइनस u2। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। किसी कोई दिक्कत? हमने क्या किया कि जब कोलिजन हो गया तो मैंने बताया कि किसी भी कोलिजन के दौरान बॉडी का मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो वो कंसेप्ट हमने लगाया कि जब कोलिजन हो गया तो बॉडी का मोमेंटम कंजर्व, ये मोमेंटम का फार्मूला, और m1u1 माइनस। ठीक है, अब केस क्या है दूसरा। अभी हमने आपको बताया कि कोलिजन के दौरान इलास्टिक और काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है, यह मोमेंटम कंजर्व था और यहाँ हमारा काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, हाफ m1u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। अब क्या करते हैं, यहाँ से 1/2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, m1u1 स्क्वायर प्लस m2u2 स्क्वायर। यहाँ से हाफ कॉमन ले लेंगे तो मिल जाएगा m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर। ठीक है, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया तो बचा क्या, m1u1 स्क्वायर m2u2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत? अब उस टर्म को मैं यहाँ लाता हूँ, m1u1 स्क्वायर और ये वाला यहाँ आ जाएगा टर्म तो हो जाएगा माइनस m1v1 स्क्वायर
इधर हो जाएगा आपका m2 v2 स्क्वायर और ये प्लस उधर जाए कितना हो जाएगा माइनस m2 u2 स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखते हैं यहाँ से m1 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पे u1 माइनस v1 और यहाँ हो जाएगा m2 v2 माइनस u2। ये आ रहा है कैमरे में, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। ओके, आप लोग सुन नोट कर लिए थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। थोड़ा सा m1 u1 का स्क्वायर माइनस m1, सॉरी यहाँ पे मैं कॉमन ले लेता हूँ m1 कॉमन है तो हो जाएगा ऊपर में u1 माइनस v1 और ये हो जाएगा m2 कॉमन लेने पे v2 माइनस u। इसको नोट करिए आप लोग, नोट करिए, फिर ऊपर से बताता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो का, वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ऊपर का मैं इरेज कर देता हूँ, वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। ओके, अब देखते हैं आगे इसका थोड़ा सा। ये हमारा m1 u1 माइनस v1 है, ये वाला u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ m1 u1 प्लस v1 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा u1 माइनस v1। यहाँ हमारा हो जाएगा m2 और एक हो जाएगा v2 प्लस u2 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में हो जाएगा v2 माइनस u2। इसको मान लेते हैं हम फोर्थ इक्वेशन, ठीक। अभी हमने कितना एक इक्वेशन माना था, इसको सेकेंड मान लेते हैं, इसको थर्ड मान लेते हैं और इसको फोर्थ मान लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, जब हमने निकाला था वो वाला इक्वेशन याद है आपको? पहला इक्वेशन क्या था, m1 u1 क्या आया था फर्स्ट, इधर दिया से लास्ट वाले में यहाँ क्या आया था, देख लेते हैं हम कितना आया था। हाँ, m1 u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 और लास्ट में कितना आया था बाबू, m2 v2 माइनस u2, v2 माइनस u2 आया था, ये आया था। ये हमारा फर्स्ट था और ये हमारा फोर्थ है, क्लियर है। अब क्या करते हैं कि इस पहले वाले इक्वेशन को इस वाले इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या करते हैं, डिवाइड इक्वेशन 4 बाई इक्वेशन 1। इस इक्वेशन से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा m1 से m1 कैंसिल और u1 माइनस v1 से u1 माइनस v1 और v2 माइनस v2 से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, m2 से m2 वाला कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, इधर बच जाएगा u1 प्लस v1 और इधर बच जाएगा हमारा v2 प्लस u2, ठीक है। इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा, यहाँ थोड़ा सा इरेज करते हैं फिर आगे बताते हैं। अब देखिए ये हमारे पास मिल गया रिजल्ट, u1 है, u1 और u2 को इधर ला सकते हैं, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा v2 माइनस v1। ठीक है, क्या मिला हमें, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। ये इक्वेशन हमें क्या बता रहा है, ये जो इक्वेशन है ये हमें क्या बता रहा है, ये जो है वेलोसिटी u1 माइनस u2 ये रिलेटिव वेलोसिटी किसका है, ये रिलेटिव वेलोसिटी है अप्रोच का यानी पहुंचने वाली, और ये स्पीड है सेपरेट होने का, क्या होने का, सेपरेट होने का। देखिए कैसे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच
इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये इक्वेशन क्या बता रहा है कि जो रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच की है वो किसके बराबर है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के बराबर। तो जरा यहाँ पे नोट पॉइंट लिखिए, तो फॉर सेपरेशन यानी अलग होने के लिए, फॉर सेपरेशन अलग होने के लिए V2 की वैल्यू जो है ग्रेटर होनी चाहिए किससे, V1 से। यानी अगर V2 की वैल्यू बराबर हो गई, सॉरी V2 की वैल्यू अगर ग्रेटर हो जा रही है V1 से, तो ये क्या हो जाएगा, दूसरी वाली बॉडी तेज वेलोसिटी से क्या चली जाएगी आगे, यानी कि दोनों में सेपरेशन देखने को मिलेगा। अगर ये V1 है, अगर एक वेलोसिटी है, तो अगर वेलोसिटी V2 और अधिक तेज है V1 से, तो क्या हो जाएगा सेपरेशन। और अप्रोच के लिए, फॉर अप्रोच मतलब है पहुंचना, एक दूसरे के यहाँ पहुंचना, अप्रोच। तो अप्रोच के लिए क्या होगा, U1 की जो वैल्यू है, U1 की वैल्यू ये ग्रेटर होनी चाहिए किससे, U2 से। तो इस सेपरेशन के लिए क्या होता है कि V2 की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए V1 से, और अप्रोच के लिए U1 की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए U2 से। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यानी जो पहुंचने वाली रिलेटिव वेलोसिटी है, ये बराबर हो जाती है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। कब, जब इलास्टिक कोलिजन होगा वन डायमेंशन में, तब। तो इलास्टिक कोलिजन के दौरान क्या करना पड़ेगा, हमें मोमेंटम कंजर्व करना पड़ेगा, और कंजर्व करना पड़ेगा आपका ये क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो जब भी आपको इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन दिखाना होगा, तो आपको मोमेंटम और मोमेंटम के साथ साथ आपको काइनेटिक एनर्जी को भी कंजर्व करना पड़ेगा। ये जब दोनों कंजर्वेशन आप लोग दिखा देंगे, तो वी विल गेट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच is equal to relative velocity of separation. This concept arises from elastic collision in one dimension. Got my point? So take screenshot of this figure. अब आप इस कंसेप्ट का क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, ले लीजिए प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट। ठीक है बच्चों, तो नोट कर लिए आप लोग। मैं इसको इरेज कर दूँ, ठीक है, यहाँ से इरेज करते हैं। अब देखिए मैं एक कंसेप्ट इराइज करने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा। क्या मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ U1 माइनस U2 प्लस V1 इज इक्वल टू V2? क्या ऐसा मैं लिख सकता हूँ U1 माइनस U2 प्लस V1 इज इक्वल टू V2? कोई दिक्कत, ये V1 था, इधर ला के कर दिया मैंने, प्लस कर दिया। अब क्या करते हैं कि मेरे पास जो क्या आया था फार्मूला, ये आया था, क्या आया था, M1 U1 माइनस V1 इज इक्वल टू M2 V2 माइनस U2। किसी को दिक्कत? अब क्या करते हैं कि इस V2 की वैल्यू ला के यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा M1 U1 माइनस V1 इज इक्वल टू M2 V2 पे क्या लिख सकता हूँ मैं, U1 माइनस U2 प्लस V1 और माइनस U2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, M1 U1 माइनस V1 इजिकल टू M2 U2 से U2 क्या कैंसिल होता है, बचेगा हमारा U1 प्लस क्या बच जाएगा, V1। किसी को दिक्कत? नो। इसको आप जरा नोट करिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, यहाँ M2 थोड़ा सा गलत गड़बड़ हो गया है, थोड़ा सा गड़बड़ है, समझाते हैं आपको क्या है। देखिए पहला इक्वेशन हमने क्या माना था, कंजर्वेशन मोमेंटम M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2, यही था हमारा इक्वेशन। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे रखते हैं V2 की वैल्यू, कहाँ रख देते हैं बाबू, V2। थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो रहा है कुछ,
क्या गड़बड़ है, M1U1 प्लस M2U2 है। हाँ देखिए सही जा रहे हैं हम लोग, M1U1 प्लस M2U2 M1V1 प्लस M2V2 की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, U1 माइनस U2 प्लस V1। कैसा मास्टर है, सब गलत पढ़ा रहा हूँ, सॉरी, थोड़ा सा दिक्कत हो गया यहाँ पे, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, सॉरी। देखिए M1U1 प्लस M2U2 इजकल टू M1V1 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, M2U1 माइनस M2U2 प्लस M2V1। क्लियर है। अब यहाँ एक देखिए, तो मैंने इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड माना था और इस वाले को हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट माना था, तो इसको आप लोग सेकेंड कर लीजिएगा और इसको आप लोग फर्स्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, M1U1 ये प्लस M2U1 है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस M2U1। पहले से यहाँ प्लस M2U2 है और ये वाला माइनस वाला इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, M2U2 इज इक्वल टू, अब देखिए इधर क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 और यहाँ ले लेंगे हम लोग V1, ये वाला और ये वाला यहाँ आ गया और ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ, देखते जाइए ध्यान से, तो ये हो जाएगा M1U1 माइनस M2V1 प्लस 2M2U2 इजकल टू M1 प्लस M2V1। क्लियर है, ओके। इसको नोट करिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट करिए, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पे मैं इसको इरेज कर, ऊपर से इरेज कर दूँ, ओके, यहाँ से इरेज करते हैं हम। देखिए क्या है यहाँ पे, यहाँ से मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ, M1 माइनस M2U1 प्लस 2M2U2 इज इक्वल टू M1 प्लस M2V1, ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत। M1 माइनस M2, यहाँ से U1 हमने कॉमन ले लिया, U1 और M1 माइनस M2 हो गया, 2M2 और वो हो गया। अब V1 निकालते हैं, V1 कैसे निकलेगा, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, M1 माइनस M2 अपान M1 प्लस M2U1 प्लस 2M2U2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। किसी को कोई दिक्कत, हाँ, तो ये हमारा क्या मिल गया, V1, क्या मिल गया बाबू, V1। अब सर ये कौन सी वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी कोलिजन के बाद वाली वेलोसिटी है, यानी कोलिजन के बाद इस वेलोसिटी से बॉडी क्या करेगी, मूव करती है। कोलिजन के बाद जो पहली वाली बॉडी होती है उसकी वेलोसिटी V1 है, तो V1 इसी स्पीड से, यानी ये V1 क्या है, इस स्पीड से इस वेलोसिटी के साथ वो बॉडी क्या करेगी, कोलिजन के बाद मूव करेगी। अब ठीक उसी तरीके से मैं V2 की बता दूं, और इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है, ध्यान से देखिए, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। M2U1, ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिएगा यहाँ पे। अब मैं बात करता हूँ किसकी, V2 की। तो V2 को निकालने के लिए क्या करना है आपको, कि उसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा M2 माइनस M1 और नीचे आपका यही रहेगा M1 प्लस M2 और यहाँ U1 की जगह आप कर दीजिएगा U2 प्लस 2M2 अपान में M1 प्लस M2 और यहाँ हो जाएगा आपका U1।
ठीक है, ये है वेलोसिटी v2 आफ्टर कोलिजन। नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। ओके, m2 की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, m1। क्लियर है? तो नोट क्या करना है यहाँ पे, these are the velocities after collision। ये वही वेलोसिटीज हैं, ये वो वेलोसिटी है जो कोलिजन के बाद इस वेलोसिटी के साथ बॉडी क्या करती है, मूव करती है। एक बॉडी की वेलोसिटी v1 है, दूसरी बॉडी की वेलोसिटी v2। ये वही वेलोसिटी है जब बॉडी कोलिजन के बाद मूव करती है। जैसे दो बॉडी आपस में कोलाइड की तो कोलिजन के बाद क्या होता है कि एक बॉडी v1 के साथ जाती है, दूसरी बॉडी v2 के साथ जाती है। तो कोलिजन के बाद ये वेलोसिटी v1 है और ये वेलोसिटी v2 है। इस वेलोसिटी के साथ बॉडी कोलिजन के बाद मूव करती है। और ये था हमारा पूरा इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन पे कि इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन ये बताता है कि जो सेपरेशन है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। व्हाट माय पॉइंट? ओके, नोट कर लीजिए इसको। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है बच्चों, तो आज हम यहीं पे लेक्चर समाप्त करते हैं आज का। और इसके आगे हम लोग अगले लेक्चर में इसके आगे जो इम्पोर्टेंट केसेज हैं उन सारे केसेस को एक एक करके हम लोग क्या कर लेंगे, डील करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और आप लोग मन से पढ़ाई कीजिए। और जो भी दिक्कत हो आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, मैं सारे प्रॉब्लम आपको सोल्यूशन कर दूंगा, सॉल्व कर दूंगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई कीजिए।